अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता है आपका रिजल्ट आ चुका है। आप लोग काफ़ी उत्साहित हैं आगे की क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए। ऑलरेडी आप पढ़ाई कर चुके हैं, कर रहे हैं, फिर भी आप काफ़ी उत्साहित होंगे जिनका रिजल्ट अच्छा आया है। वैसे आई डोंट थिंक कि बहुत लोग खुश हैं अपने रिजल्ट के साथ। स्टिल जिन्होंने हार्ड वर्क किया था उनका हार्ड वर्क पे ऑफ हुआ है और उनका मार्क्स अच्छे आए हैं। जिन्होंने मेहनत नहीं किया है उनके मार्क्स ख़राब आए हैं। मे भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लगता है कि नहीं मैंने मेहनत किया था बट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। सो स्टिल इफ़ यू आर गेट फेल्ड समहाउ यू कैन ऑप्ट फॉर द रीवैल्यूएशन। आप रीवैल्यूएशन का प्रोसेस अपना सकते हैं। कुछ दिन में स्टार्ट होने वाले 1-2 दिन में आपको डेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। या आपको लगता है कि नहीं मेरे को इससे ज़्यादा नंबर आना चाहिए। देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स कम हो चुका है, कम हो गया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं साइंस में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए। दे कैन अप्लाई फॉर द रीवैल्यूएशन। वहाँ पे रीवैल्यूएशन आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी होगा, अगर गलती होगा तो मिस्टेक होगा तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर भी जिनका भी अच्छे नंबर आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका हार्ड वर्क पे ऑफ हुआ और उनको इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है। और क्योंकि एज यू नो दिस इज़ ए फ्रेश बिगनिंग, हम लोग नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। आप नए क्लास में भी अब आ चुके हैं ऑफिशियली अकॉर्डिंग टू द CBSE, ठीक है। तो हम लोग जो भी है अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है, इसमें एक टॉपिक है लैमेज थ्योरम। दैट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। बहुत जगह पे लैमेज थ्योरम हमारा तुरंत आ जाता है भाई। सोया रहता है अचानक से प्रकट हो जाता है कूद के। तो मैं भी आपके सामने भी एक अचानक से कूद के आ सकता है, आई एम द लैमेज थ्योरम, मुझे यहाँ पर ले लो। तो कब लेंगे? लैमेज थ्योरम का लेने का कंसेप्ट क्या है? व्हेन वी कैन यूज द लैमेज थ्योरम। सो तो द लैमेज थ्योरम इज एप्लीकेबल whenever 3 forces acts on a point. This should be F1, F2 and F3. So whenever there are 3 forces acting on a point we can use the Lami's theorem, ठीक। और तीनों फोर्स मिला के they must be in equilibrium। तीनों फोर्स जो है वो मिला के इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर इस टाइप का सिचुएशन है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में स्टैटिक में है, उस केस में कह सकते हैं कि हम लोग 3 फोर्सेस हैं, इक्विलिब्रियम है, तब मैं लैमेज थ्योरम। सो मैं बोल रहा था कि ये रूल कब अप्लाई कर सकते हैं। वेट, तो जब 3 फोर्सेस हो, तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो और the net force acting on that point should be equal to 0. In that case I can apply the Lami's theorem. Now if I want to apply the Lami's theorem I must know the angles. Which type of angles? So the angles like this: alpha angle, beta angle and gamma angle. I must know these angles: alpha, beta and gamma. So how to calculate? How to use the Lami's theorem? So let us go for the Lami's theorem, ठीक। So the Lami's theorem says that if there are 3 forces acting on a particle and the net force on the part of that point is equal to 0, in that case F1 by sin alpha should be equal to F2 by sin beta should be equal to F3 by sin gamma. F1 by sin alpha should be equal to F2 by sin beta should be equal to F3 by sin gamma.
कब ये एप्लीकेबल होगा? ये तभी एप्लीकेबल होगा जब एक पॉइंट पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, नेट सम क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए. सो आई कैन से दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली दैट व्हेन सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0. देन आई कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट concept, but it can be only applied when there is a net force on that point is equal to 0. तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के लिए. लैमिज थ्योरम वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में लैमिज थ्योरम नहीं है, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ. ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग. सो देयर इज अ फिक्स्ड पोर्शन तो ये मेरे को दिया हुआ है भाई. सो ये इतने टाइप के फोर्सेस हमको दिए हुए हैं. ठीक, नाउ हमको क्या फाइंड करना है? या if the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium, find the tensions, find the tension in each string. सभी के सभी स्ट्रिंग में हमको टेंशन फाइंड करना है. इट हैज़ गिवन दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. ऑब्वियसली ये रेश में है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा ही. ये एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल 37 डिग्री होगा ही. ठीक, ये एंगल 90 डिग्री हो गया भाई, और ये एंगल कितना हो गया? तो ये हो गया 90, और 90 और जो हो जाएगा हमारा 53 प्लस 37 50 से 90. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 प्लस 53 विच इज इक्वल टू 143 डिग्री. तो हमको अल्फ़ा बीटा गामा निकल गया. ठीक है, सो वी गॉट द अल्फ़ा बीटा एंड गामा. ठीक है, नाउ सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम आई कैन सी दैट सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम I can use the Lami's theorem. Now tensions, let's use the tensions. So tension इसमें मान लेता हूँ मैं गेट इसको लेता है T1, इसमें टेंशन लेता है T2, इसमें टेंशन लेते हैं T3. ठीक है, टेंशंस मैंने T1, T2, T3 ले लिया. Now I can say that okay. नाउ मेरे पास 3 स्ट्रिंग्स हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ. ये स्ट्रिंग पे कितना टेंशन है भाई? 300 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, यानी ये टेंशन हमारे सीधे 300 न्यूटन. सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम आई कैन से दैट नथिंग हियर टेंशन इन वन स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू वेट विच इज इक्वल टू 300 न्यूटन. ये हमको पता है. इसमें आते हैं, इसका टेंशन क्या लिखा है? T2. नाउ सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम आई कैन से दैट T1. T1 का अपोजिट का एंगल कितना है? T1 का अपोजिट का एंगल है ये 143, और दैट कैन बी रिटन एज T1 अपन साइन 180 माइनस 37. दैट इज इक्वल टू T2. T2 क्या है? T2 ये है. T2 का अपोजिट क्या है? T2 का अपोजिट ये है साइन 90 प्लस 37, और T3
T3 का अपोजिट क्या है? तो T3 के अपोजिट हमारा है 90। ठीक है, मैं कुछ डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करना है, तो मैं इसको और इसको ले लेता हूँ। मेरे को T1 की वैल्यू पता है, आई कैन से T1 साइन 180 माइनस 7 इक्वल टू साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन 37। T2 की वैल्यू हमारा दिया हुआ है, सिर्फ फाइंड करना है, और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सो फ्रॉम देयर आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T2। सो T2 इक्वल टू T1 इंटू कॉस 37 बाई साइन 37। ठीक है, T1 का वैल्यू कितना है भाई? तो T1 का वैल्यू देखो, तो T1 का वैल्यू था 300 न्यूटन कॉस 37। ठीक है, कॉस 37 का वैल्यू दिया होगा इसमें, कॉस 37 का वैल्यू दिया हुआ है इसमें। इट हैज बीन गिवन इज टू बी 4/5 और साइन 37 का वैल्यू दिया हुआ है 3/5। ठीक है, कितना दिया हुआ कॉस 37 का? 3/5 साइन 37 का दिया हुआ है, और कॉस 37 का वैल्यू, कॉस 37 का वैल्यू निकाल लेते हैं हम भाई, एक मिनट। साइन 37 का दिया हुआ 3/5। ठीक है, तो 3/5, तो कॉस 37 का हो जाएगा 4/5, तो क्या 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5, 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 100 हो गया। सो दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो टेंशन इन द सेकेंड स्ट्रिंग कम्स टू बी 400 न्यूटन, टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग कम्स टू बी 300 न्यूटन, एंड नाउ लेट्स गो फॉर द फाइंडिंग द टेंशन इन द थर्ड स्ट्रिंग T3। सो द टेंशन इन द थर्ड स्ट्रिंग कैन बी फाउंड एज, T3 पे चलते हैं, तो मैं इक्वेशन वहाँ से ले लेता हूँ। आई कैन यूज T1 बाई साइन 180 माइनस 37 टू बी इक्वल टू T3 बाई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू तो सबको पता है, तो T3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? T1 की वैल्यू कितना था? 300 इंटू 1, और साइन 180 माइनस 37 कॉस 37 की वैल्यू हमारा था 4/5। ठीक है, 4/5 था, हाँ ठीक है। तो इसे कैंसिल कर देते हैं, 50 तो 4/5 300 आ रहा है। सॉरी, T1 का वैल्यू कितना था? T1 का वैल्यू हमारा था 300, $500 न्यूटन आंसर है इसमें। सो T1 बाई साइन 180 माइनस 37 दैट इज इक्वल T3 बाई साइन 90। सो T3 इक्वल टू T1 इंटू साइन 90 बाई साइन 180 माइनस 37, ओ सॉरी, दैट इज इक्वल टू साइन 37 का वैल्यू 3/5, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 5 इक्वल टू 500 न्यूटन। ये हमारा T3 हो गया। सो using the Lamage theorem, we have find the value of T1 to be 300, T2 to be 400 and T3 to be 500 न्यूटन्स। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये Lamage theorem होता है। Lamage theorem में हमको एंगल्स पता होना बिल्कुल जरूरी है, बिना एंगल्स के काम नहीं चल सकते। अगर एंगल श्योर, वैसे तो एंगल तो हर केस में पता होना चाहिए तभी होता है, फिर भी एंगल्स पता हो तो हम लोग Lamage theorem यूज कर सकते हैं। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था, ये क्या कहता है? समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 एंड द समेशन ऑफ फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन 0 इफ द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, एक्स डायरेक्शन में पूरे फोर्सेस को इस पॉइंट पर रिजॉल्व करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन इसको पॉजिटिव लेते हैं और इसको नेगेटिव लेते हैं। तो T3 है, T3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो T3 cos 37, इसके अपोजिट में क्या है? तो इसके अपोजिट में T2 है, माइनस T2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। T3 cos 37 माइनस T2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। और वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर, तो ऊपर को लिखते हैं T3 sin 37 माइनस
300 T1 दैट इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मेरे को मिल गया। क्योंकि मेरे को ये इक्वेशन से वैल्यू आ जा रहा है, T3 इक्वल टू क्या हो गया, T3 इक्वल टू हो गया 300 बाई साइन 37। साइन 37 का वैल्यू कितना था, तो 3/5 था, तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 500 न्यूटन। ये सीधे मेरा आंसर आ गया, T3 की वैल्यू हमको सीधा आ गया। और हमको क्या निकालना था, तो T2 को निकालना था। तो T3 की वैल्यू क्या है, तो 500, cos 37 की वैल्यू क्या था, तो 4/5, दैट शुड बी इक्वल टू T2 से कैंसिल हो गया, 100 हो गया, T2 इक्वल टू हो गया 400 न्यूटन। ठीक है, तो ये मेरे को वैल्यूज फाइंड आउट हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। एक और हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बेसिकली रामीज थ्योरम के लिए एप्लीकेबल होने के लिए हमको एंगल्स पता होना जरूरी है, और एंगल पता होगा तभी हम लोग कर सकते हैं। तो कभी कभी रामीज थ्योरम ईजी हो जाता है, जैसे इस केस में रामीज थ्योरम इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा टफ था, अदरवाइज रामीज थ्योरम ईजी रहता है जनरली, बट हमेशा नहीं। तो एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। देयर इज अ पॉइंट, यहाँ पे डबल रामीज थ्योरम लगने वाला लग रहा है। द एंगल्स आर 30 डिग्री, पॉइंट्स आर A, B, C, D and E, and this angle is 45 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ मेरे को दिया हुआ है। ठीक, व्हाट आई हैव टू फाइंड, सो टू पार्टिकल्स of mass 10 kg and 35 kg are connected with forcing at point P and D। यहाँ पे दो मासेस हैं। ठीक है, एक पे है 100 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ पे है 350 न्यूटन का फोर्स। दो चीज़ हमको दिया हुआ है। व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड द टेंशन इन द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग्स। हमको डिफरेंट सेगमेंट्स में हमको टेंशन फाइंड करना है। अब भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्सेस है, और जैसे ही 4 फोर्सेस है रामीज थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट लेकर निकालना है। हमको टोटल क्या निकालना है, तो टोटल टेंशन निकालना है। तो लेट अस हाँ, तो अब क्या करते हैं हम लोग, टेंशन्स वेरियस सेगमेंट्स में ले लेते हैं। तो भाई टेंशन का रूल था पॉइंट से अपोजिट, इसको ले लेते हैं T1, पॉइंट से अपोजिट इसको लेते हैं T2, पॉइंट से अपोजिट इसको लेते हैं T3, पॉइंट से अपोजिट इसको लेते हैं T4। सब पार्ट्स में हमको टेंशन्स फाइंड करना था। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आई कैन से समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अब ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को निकाल लेता हूँ भाई। तो T1 आई कैन से T1, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये होगा क्या, तो T1 साइन 30 डिग्री प्लस T1 साइन 30 डिग्री, T3 का एंगल नहीं देगा क्या, आई थिंक देयर इज एंगल ऑफ T3, ओके सॉरी द एंगल इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 37 डिग्री। ओके, तो T1 साइन 30 डिग्री प्लस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा T3 साइन 37 डिग्री। ये हो गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है फोर्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या है, T2 है, दैट्स इक्वल टू 0। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया किसके रिगार्डिंग, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के रिगार्डिंग मेरे को एक कंपोनेंट आ गया।
अब वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं अपन। वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं तो ये T1 है, तो T1 cos 30 डिग्री, और वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड में कौन फोर्सेस है, तो वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड फोर्सेस है -100 माइनस T3 cos 37, दैट शुड बी इक्वल टू अगेन 0। ठीक है, तो मेरे को 2 इक्वेशन मिल गया T1। अब वेरिएबल तो 3 है, वेरिएबल हमारे पास 4 है, 3 नहीं है, तो हमको 4 इक्वेशन चाहिए तब में जाके हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये हो गया। अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट पे हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं इस पॉइंट के लिए। तो नेट फोर्स 0 है, तो अगेन आई कैन राइट वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं। ये 37 है, तो ये हो जाएगा 53। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो इफ़ आई कैन रिजॉल्व देम, मेरा क्या वैल्यू आने वाला है, तो देखते हैं। ये 37 है भाई, ये 53 होगा। अगर मैं देख रहा हूँ ये 37 है, दिस इज गोइंग टू बी 37 डिग्री अगेन। ठीक, मैं अब इसके लिए इक्वेशन लिख लेता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज गोइंग टू बी 0। तो ये हमारा T4 है, तो T4 cos 45 डिग्री माइनस T3 है, तो ये T3 sin 37 डिग्री शुड बी इक्वल टू 0। और तो कोई फोर्सेस दिख नहीं रहे हमको। सो T4 cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस T3 sin 37 का वैल्यू होता है, sin 37 का वैल्यू होता है हमारा शायद 3/4 था, 3/5 था, 3/5। दैट शुड बी इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 लिखते हैं। नाउ सबमिशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस देखता हूँ, तो अगेन T4 sin 45 डिग्री, ठीक है, T4 sin 45 डिग्री ऊपर की तरफ हो गया, और माइनस 350 शुड बी इक्वल टू, सॉरी, T4 sin 45 डिग्री माइनस T3 cos 37 डिग्री से प्लस माइनस 350 शुड बी इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। 4 इक्वेशंस, 4 वेरिएबल्स हमारे पास है। आई थिंक दीज इक्वेशन शुड बी इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब मैं इन इक्वेशंस को यूज करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इक्वेशंस को यूज करता हूँ। फ्रॉम देयर T4 cos 45, तो T4 I can say that the value of T4 by √2 should be equal to T3 into 3/5 और T4 equal to √2 into 3/5 into T3। ये मेरा T4 का वैल्यू हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू ओवर देयर। सो आई कैन यूज दैट इक्वेशन T4 sin 45। तो T4 का वैल्यू हमारा हो गया √2, T4 sin 45 को T4 sin 45 लिखते हैं अपन, और T4 की वैल्यू T3 का, अच्छा T4 की वैल्यू T3 में क्या था, √2 into 3/5 into T3 into sin 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस T3 cos 37 का होता है 4/5, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, माइनस 350 शुड बी इक्वल टू 0। तो √2 है ना भाई, √2 था, तो √2 कैंसिल, तो ये मेरा आ गया, ये मेरा आ गया भाई वैल्यू .
3/5 T3 प्लस 4/5 T3 शुड बी इक्वल टू 350। ऐड कर देता हूँ तो 7/5 T3 शुड बी इक्वल टू 350 विच गिव्स T3 इक्वल टू 350/7 इंटू 5 टाइम्स 50 टाइम्स इज इक्वल टू 250 न्यूटन। मेरा T3 की वैल्यू आ गया 250 न्यूटन, एक मेरा वैल्यू आ गया। अब क्योंकि एक वैल्यू आ गया तो मेरे को सारे वैल्यू ऐसे खटाक खटाक से निकल जाएंगे। तो हम लोग अब बाकी वैल्यूज़ पे चलते हैं। एक मेरा इक्वेशन यहाँ पे हो गया था, वाई डायरेक्शन का इक्वेशन था, तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इसको मैं घेर दे रहा हूँ। वाई डायरेक्शन वाले पे चलते हैं। वहाँ पे T4 cos 45, T4 इक्वल टू क्या था? तो T4 इक्वल टू था √2 इंटू 3/5 इंटू T3। T3 की वैल्यू क्या है? T3 की वैल्यू मेरा आया है 250, कैंसिल कर दिया 50, तो 150 √2 न्यूटन, ये हो गया T4 की वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरा T4 की वैल्यू हो गया। अब आते हैं बाकी वैल्यूज को फाइंड करने में। तो बाकी वैल्यूज क्या है हमारे? तो T1 है, इधर T1 फाइंड करना है। T3 हमको निकल चुका है, T3 निकल चुका, तो यहाँ पे T1 निकाल लेते हैं। इसलिए T1 cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 माइनस 100 माइनस T3 की वैल्यू कितना है? तो 250। ठीक है, T3 की वैल्यू इंटू cos 37 इज इक्वल टू 4/5, दैट शुड बी इक्वल टू 0। हाँ, तो T1 इंटू √3/2। ओके, तो ये हो गया 5 टाइम्स में T1 इंटू, ये मेरा आ गया T1 इंटू √3। सो आई कैन से डैट T1 इक्वल टू 300 इंटू 2/√3 और 600/√3 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू T1। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब फाइंड करना। डिफरेंट इक्वेशंस आएंगे, एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस करो निकालो, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस निकालो, नेट फोर्स क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दैट। ओके, तो ये मेरा हो गया T1। अब निकालना है हमको क्या? तो अभी मेरे को T2 बाकी है, तो T2 वाले क्वेश्चन में पुट कर देते हैं भाई। T1 निकल गया, T2 निकल गया, T3 निकल गया, सब निकल गया, तो भाई एक को क्यों छोड़ दें? तो अब आते हैं यहाँ पे, तो T1 sin 30 विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस T3 की वैल्यू क्या आया था मेरा? T3 की वैल्यू आया था 250 sin 37 3/5 माइनस T2 निकालना है 0। ठीक है, T1 की वैल्यू हमारा 600/√3 600/√3 इंटू 1/2 प्लस 750 मल्टीप्लाई करते हैं 50 150 माइनस T2 इक्वल टू T2। ठीक है, कैंसिल हो गया, 300 हो गया, तो T2 का वैल्यू हो गया 300 प्लस 150√3/3 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। तो देख पा रहे हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं हम लोग। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स 0, ये हमको करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट्स हम लोग का चलने वाले हैं, आगे चल के काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशंस चलने वाले हैं, हम लोग वो सारे सेशंस देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगले क्लासेस में हम लोग मास और पुलिस स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे मास एंड पुलिस सिस्टम। वेट फॉर दैट विल बी अवेलेबल टुमारो। ओके।